नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान हो रहा शुरू। झारखंड को मिले 16 लाख डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकटग्रस्त यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा में शामिल दूतावास अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। एटीएस ने उत्तर प्रदेश सहारनपुर से गिरिडीह के रहने वाले लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकी इनामुल हक को किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर में अंडर 18 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हो रहा है। इस आयु वर्ग के बच्चों को केवल कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। कॉर्बेवैक्स का निर्माण हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण सुबह 9 बजे से ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 60 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी अब एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही एहतियाती टीका लगाया जा सकता है। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। इधर झारखंड में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में इस आयु वर्ग के 23 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समर्पित टीका केंद्र बनाए हैं। राजधानी रांची में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शहरी क्षेत्र में 2 स्कूलों का चयन किया गया है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 180 करोड़ 58 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 16 लाख 54 हजार से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब तक 2 करोड़ 14 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के अभियान ऑपरेशन गंगा में शामिल दूतावास अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से लगभग 23,000 भारतीयों के साथ ही 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया है। बातचीत में यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में रहने वाले भारतीय समुदाय और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए और ऑपरेशन गंगा अभियान के दौरान आई चुनौतियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा की सफलता में अथक प्रयास के लिए भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी समूहों, कंपनियों, निजी तौर पर शामिल रहे व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन गंगा में शामिल लोगों की देशभक्ति, सामुदायिक सेवा और सहयोगी दृष्टिकोण की प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से विभिन्न सामुदायिक संगठनों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा भारतीय सभ्यता के निहित मूल्यों का प्रतिरूप है। श्री मोदी ने सभी विदेशी सरकारों से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की उच्च प्राथमिकता की बात दोहराते हुए कहा कि भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट में अपने नागरिकों की सहायता के लिए सदा ही तत्परता से काम किया है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम के सदियों पुराने भारतीय दर्शन से प्रेरित देश ने आपात स्थितियों में अन्य देशों के नागरिकों को भी मानवीय सहायता प्रदान की है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई मंत्रीगण, विधायकगण शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश और राज्यवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने होली के अवसर पर ईश्वर से कामना की कि हर घर, परिवार और समाज में खुशियां ही खुशियां आए। चंद घंटों के बाद ही त्योहार में प्रवेश करने का होली का त्योहार भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी एक अलग पहचान है। आज विधानसभा सत्र चलते हुए वक्त में ये त्योहार हमारे बीच में आया है और आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विधानसभा में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया है और चल भी रहा है और जो मुझे लगता है जो एक लंबे समय का जो अंदर में गुबार है वो माननीय लोगों के आज के होली मिलन समारोह में और उसके उत्साह में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वस्थ बच्चे 2022 अभियान की शुरुआत 24 मार्च से करेंगे। इस अभियान की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद 7 मार्च से राज्य में पूरी तरह से विद्यालय खुल गए हैं। स्कूलों के आसपास स्वच्छता को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 24 मार्च को राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 24 से 30 मार्च तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान को लेकर जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अभियान में विद्यालय के बच्चे, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावक, सरस्वती वाहिनी के सदस्य, मुखिया, पंचायती राज के प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका समेत ग्रामीणों को शामिल करने को कहा गया है। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गिरिडीह के रहने वाले लश्कर ए तैयबा से जुड़े संदिग्ध आतंकी इनामुल हक को गिरफ्तार किया है। इनामुल हक गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के पटना गांव का रहने वाला है। इनामुल हक पर धार्मिक स्थलों में बम ब्लास्टिंग की योजना बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। हक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से जिहाद पर चर्चा किया करता था। इसके अलावा उस पर भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। इन्हीं इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी की है। यूपी देवबंद की पुलिस गिरिडीह पुलिस के संपर्क में है। इधर एटीएस इनामुल हक से पूछताछ कर रही है। इनामुल के पिता मोहम्मद इम्तियाज का कहना है कि इनामुल ने 8वीं क्लास तक अपने गांव पटना में रहकर पढ़ाई की है। इसके बाद जमुआ के काजी मगाह स्थित मदरसा में 3 वर्ष पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के देवबंद चला गया था। पूरा परिवार इनामुल को बेकसूर मानता है। लातेहार जिला के छिपादोहर थाना क्षेत्र के तनवाई जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक देसी बंदूक बरामद किया है। सीआरपीएफ 112वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार साहू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ 112वीं की डी कंपनी, जिला पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता द्वारा जंगल में छापेमारी की गई। इस दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे तनवाई जंगल में जमीन के नीचे गाड़ कर रखे गए 315 बोर के 781 राउंड तथा 303 बोर का 24 जिंदा गोली तथा एक बंदूक बरामद किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 28 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 30 है। इस दौरान 18 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। राज्य से सबसे अधिक 19 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 198 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3,76,26,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के बाद
जैक बोर्ड का पुनर्गठन होगा। श्री महतो विधानसभा में विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के पूछे सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि जैक में शैक्षणिक पदाधिकारी, वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक पद स्वीकृत है, लेकिन अभी पद खाली है। इस पर मंत्री ने कहा कि शैक्षिक पदाधिकारी एवं वित्त पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है, जबकि परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड आज दोपहर 3 बजे 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगा। 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर परिणाम देख सकेंगे। गढ़वा जिला निर्वाचन कार्यालय संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारी में जुट गया है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन गढ़वा जिला निर्वाचन कार्यालय संभावित चुनाव के मद्देनजर इसकी सारी तैयारी में जुट गया है। इसमें विशेष रूप से निर्वाचन कार्यालय आगामी पंचायत चुनाव में मतों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। इस क्रम में पिछले लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में कुल मतदाता, महिला पुरुष मतदाता, युवा मतदाता, प्रखंडवार मतदाताओं की सूची, प्रखंडवार महिला पुरुष मतदाताओं और युवा मतदाताओं की सूची, जिले की कुल जनसंख्या और कोटिवार जनसंख्या आदि से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध करा रही है। इन सूचनाओं के आधार पर बृहत रूपरेखा तैयार करते हुए चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि मतदान के प्रतिशत में इजाफा किया जा सके। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। जमशेदपुर में अंडर 18 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कल भारत ने नेपाल को 7-0 से हरा दिया। भारत की ओर से पहला गोल मैच के 15वें मिनट में प्रियंका सुजीश ने किया, जबकि लिएंडा कॉम ने 17वें और 35वें मिनट में 2 गोल दागे। दूसरे हाफ में अर्पणा ने 69वें मिनट में और पूर्णिमा ने 77वें मिनट में गोल किए। इसके बाद 87वें मिनट में सुनीता मुंडा ने गोल कर भारत को 6-0 से बढ़त दिला दी। इसके बाद अतिरिक्त समय में नीतू लिंडा ने भारत की ओर से 7वां गोल किया। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत और मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 35 ओवर में 9 विकेट पर 129 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। भारत ने अब तक 3 मैच खेले हैं। उसने पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को हराया, जबकि उसे मेजबान न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक प्रभात खबर लिखता है, राज्य के 12 से 14 साल के बच्चों को आज से लगेगा टीका, 16 लाख डोज मिले। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार IRCTC विमान से रांची से कश्मीर की यात्रा कराएगा, प्रति यात्री 49,800 रुपए का खर्च। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल में भारत ने नेपाल को रौंदा। रांची एक्सप्रेस ने यूक्रेन के खेरसान पर रूस का कब्जा, कीव में कर्फ्यू की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स का शीर्षक है, भगवंत मान आज लेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान हो रहा शुरू। झारखंड को मिले 16 लाख डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकटग्रस्त यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा में शामिल दूतावास अधिकारियों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। एटीएस ने उत्तर प्रदेश सहारनपुर से गिरिडीह के रहने वाले लश्कर-ए तैयबा के संदिग्ध आतंकी इनामुल हक को किया गिरफ्तार। और जमशेदपुर में अंडर 18 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।